लॉजिक्स एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, हम लाइफ किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे कोई भी चीज़ अगर किसी में ग्रोथ दिखती है, अगर वो चीज़ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड है अगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और भी तरह के हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। एंड थर्ड है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि अपने इन्वायरमेंट को लेकर के हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी थिंग अगर इन चीज़ों को शो करती है तो कहा जाता है दैट इज़ लिविंग, कि वो उसमें लाइफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे एक नोट है कि वायरसेस को हम लिविंग नहीं मानते, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। अब आपने ये देखा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं। अब हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं के लिए बोलूँ, लाइक जब हम घर बनाते हैं तो एक घर बनाने की जो शुरुआत होती है एक ईंट से होती है। तो ईंट उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। इसी तरीके से जब हमारे पास कोई लाइफ फॉर्म होती है तो सबसे पहले एक सेल होता है। एक सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं, फिर वो सेल्स इकट्ठा होकर के टिश्यूज़ एंड देन ऑर्गन्स। आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट यहाँ पे बात ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे सेल्स के बने होते हैं। सो व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। एंड दे आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि फंक्शनल है, लाइफ सेल्स के अंदर अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, इसलिए हम उसे फंक्शनल बोलेंगे। एंड स्ट्रक्चरल मीन्स कि हर एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, इफ़ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया भी एक सेल का बना होगा। एंड ये जो थियोरी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दिस वाज गिवन बाय शेल्डियन एंड शॉन। अब हम ये देखते हैं कि डिस्कवरी किस तरीके से हुई सेल की। हम बात करते हैं 1665 की। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया एक सेल को। उन्होंने डिस्कवर किस तरीके से किया, लाइक उन्होंने जो हमारे पास पेड़ होता है उसकी छाल ली एंड उन्होंने उस छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जब उन्होंने उस छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, इट मीन्स जब बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्हें कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट्स दिखे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें हम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा। तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट को, हर एक कंपार्टमेंट को सेल्स बोला। फर्दर लेकिन जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था दैट वाज डेड सेल। लाइक आप जानते हो कि हमारी बॉडी में भी काफ़ी जगह पे डेड सेल्स होते हैं, लाइक हमारे जो नेल्स होते हैं एंड जो हमारे हेयर्स होते हैं वो भी डेड सेल्स होते हैं। तो इन्होंने भी जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल डिस्कवर किया। लिविंग सेल उन्होंने जो डिस्कवर किया वो किया था उन्होंने पॉन्ड वाटर से। वहाँ पे उन्हें तालाब के पानी में कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई दिखी, उन्होंने जब जिसको एग्ज़ामिन किया तो उन्हें उसके अंदर कुछ सेल्स दिखे। तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो हमारे पास एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने की थी। आइए हम देखते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर होता क्या है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट अ टिपिकल सेल, तो एक जो टिपिकल सेल होता है हमारे पास, इट इज़ लाइक दिस, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज़ ऑल साइटोप्लाज्म एंड इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं। सो इसकी बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड
दिस इज सेल मेम्ब्रेन. इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. एंड इनर यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस बुलाने वाले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. तो रॉबर्ट ब्राउन कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस. एंड इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म एंड प्लस न्यूक्लियस, दिस ऑल पार्ट, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इनको साथ में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. इस प्रोटोप्लाज्म को टर्म दिया था J.E. परकिंजे ने. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है एंड वो अगर एक सिंगल सेल का बना है, लाइक जस्ट अ सिंगल सेल, उसी के द्वारा मतलब डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑल द थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, देन उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. इट मीन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. लाइक एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास एक्सेट्रा. एंड दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर. इट मीन्स बॉडी कंसिस्ट मोर देन वन सेल्स. तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे सेल्स होंगे एंड वो एक साथ मिल करके काम करेंगे. तो उन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर बोला जाता है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने तरह के यहाँ पे शेप एंड साइज के सेल्स हैं. लाइक स्मूथ मसल सेल्स. एंड जो ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स बनाते हैं. ब्लड सेल्स लाइक RBCs एंड WBCs. नर्व सेल, इससे आपका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना है. ओवम एंड स्पर्म्स आर द सेक्स सेल्स. बोन सेल्स एंड फैट सेल, जहाँ पे आपका फैट स्टोर होता है. इसी तरीके से ब्लड सेल्स में भी आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड एक्सेट्रास. ठीक है. नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. लाइक हमारी बॉडी है, वी आर मल्टी सेलुलर. सो हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा. सेल्स इसी तरीके से बिखरे नहीं होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं. उनका एक ऑर्गेनाइज फंक्शन होता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है. लाइक हमारे पास सबसे पहले सेल्स होंगे. सबसे पहले हमारे पास एक सेल होगा. फिर अगर हमारे पास वही सेल के बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, देन दे आर सेड टू बी टिश्यू. सो टिश्यू क्या हो गया हमारे पास? ग्रुप ऑफ सेल्स. अब इसी तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के हमारा ऑर्गन बनाते हैं, एंड देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड देन होल बॉडी इंडिविजुअल. So this is the organization of cells in the body. Next we have components of cell. अब हमारे पास सेल के अंदर होता क्या क्या है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर यहाँ पे कितने सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं. This is the outer membrane, cell membrane, and this is nucleus, and it is the outer wall of nucleus, nuclear membrane. This is all cytoplasm, jelly-like substance. And furthermore we have Golgi bodies, lysosome, endoplasmic reticulum. So आप इस चैप्टर में इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में करेंगे. ठीक है. इफ आई विल टॉक अबाउट, वेट, अगर मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane. This is nucleus. This all jelly-like substance is cytoplasm. Then we have
some round bodies called ribosomes. We have these round bodies called ribosomes. देन हमारे पास इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गोल्जी बॉडीज बोलते हैं. इसी तरीके से हमारे पास होता है विक्यूल. And many more structures are present in a typical cell. Now, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एक सेल के कंपोनेंट्स को अब हम डिटेल में करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे किस लिए बोला जाता है? बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है सेलेक्टिवली. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ें आर पार हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें सेलेक्टिव होती हैं. इट मीन्स कि सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को वो अंदर लेगा, एंड सेल्स को जो नहीं चाहिए वो उसे आउटसाइड द सेल रिमूव कर देगा. लाइक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस. अब हमारे पास क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन हाई है एक रीजन में एंड किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन लो है एक रीजन में, तो हमेशा हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड सेल के बाहर ऑक्सीजन कम है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी. सो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन. इसी तरीके से हमारे पास वाटर भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब वाटर के स्पेशल केस में इस तरह के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. सो ऑस्मोसिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, बट वाटर के लिए हम स्पेसिफाई करने के लिए हम इसे एक अलग टर्म देते हैं जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस. अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट मीन्स जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या लो है तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें अंदर या बाहर मूव करेंगी. तो इस हिसाब से हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. So first we have hypotonic. Hypotonic means आपके पास जो सेल है, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे करके दिखाती हूँ. लाइक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर आपके पास वाटर है, बट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू आउटर कंसंट्रेशन. तो यहाँ क्या होगा, चीज़ें वाटर जो है आपका अंदर की साइड मूव करेगा. अब जब अंदर की साइड मूव करेगा तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एंड इस केस में जो आपका सेल होगा that will swell up. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपके पास किशमिश होती है, तो किशमिश जब आप पानी में डालते हो तो किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन उस लेवल पे कम है, एंड जब वो पानी के अंदर जाता है तो उस सेल के सराउंडिंग में पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी बाहर से रेजिन के अंदर की ओर ट्रैवल करता है, जिससे जो हमारा रेजिन होता है वो स्वेल हो जाता है. सो दिस वॉज द फर्स्ट काइंड, हाइपोटोनिक सोल्यूशन.
नेक्स्ट वी हैव आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन एंड सेल के बाहर अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम रहता है, इसलिए ना चीज़ें ज़्यादा बाहर जाती हैं ना चीज़ें ज़्यादा अंदर जाती हैं. तो यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो उसमें ज़्यादा खास चेंज नहीं होता, सेल रिमेन सेम. सो दिस इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम. तो यहाँ पे सेल का जो शेप एंड साइज है वो सेम रहता है. नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप, हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा कि आपका जो सेल है उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा एंड एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग में कंसंट्रेशन पानी का कम होगा. अब इसके कारण क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करता है. तो यहाँ पे जो आपका पानी है, वाटर है, वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा. लाइक आपने देखा होगा कि जब हम पानी में बहुत देर तक काम करते हैं तो उसके बाद हमारी जो फिंगर्स के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं. सो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इसका आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, लाइक जब हमारे पास एक लीफ है और लीफ को अगर आप थोड़े देर के लिए ड्राई कंडीशन में छोड़ देंगे तो क्या होगा, अब जो लीफ है उसके सेल्स के पास पानी है एंड उसके बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ पे पानी कम है, तो क्या होगा, वो अपना वाटर लॉस करेगी एंड जब वाटर लॉस करेगी तो उसकी जो लीफ होती है वो श्रिंक हो जाती है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर. सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.